हाँ, सो वेलकम बैक। अभी आप लोगों ने अभी तक कितने राइट्स कर लिए हैं वो समझना ज़रूरी है। आपको पता होगा कि हमने आपको इससे पहले एक राइट्स बताया था। हमने बताया था राइट टू इक्वालिटी के बारे में। हमने इसके बारे में 14 से 18 आर्टिकल्स में पढ़ा। आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा है तो ज़रूर जाके पढ़िएगा। और उसके बाद फिर हमने एक और आर्टिकल पढ़ा, वो पढ़ा हमने राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 के बीच में। एंड अब उसके बाद एक राइट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने दो राइट्स कर लिए, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जैसे हम हिंदी में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आई थिंक इसके अंदर नहीं दे रखा। हाँ, ये रहा, ठीक है। सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार। और उसके बाद एक राइट्स है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये सारे अधिकार हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आपको एनसीईआरटी में कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो हमने राइट टू फ्रीडम समझ लिया। अब हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, कैसे याद रखने की ज़रूरत है आपको? आपको याद रखने की ज़रूरत है आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29 से 30 और आर्टिकल 31 जो था वो रिमूव हो चुका है, और आर्टिकल 32। तो ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक है जो आपने समझना है, और उसके बाद इतना ही एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल नंबर 23 से। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जो है इंडिया में जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, उसके पूरी तरीके से खिलाफ है। फोर्स लेबर सबसे पहले तो होती क्या है आप ये समझिए। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर और उसके बाद ये दोनों ही फोर्स लेबर की तरह है और पूरी तरीके से मना है। अब चाहे वो सरकारी जगह पे ले लीजिए, चाहे वो प्राइवेट जगह पे ले लीजिए। सरकार अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवा रही है, मान लीजिए कि एक सरकारी जॉब की समय है 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। अगर आपसे 5 बजे के बाद सरकार जो है अपना अलग से कुछ और काम करवा रही है, तो क्या आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। चाहे आप प्राइवेट कंपनी को देख लीजिए, जियो की, अंबानी की, टाटा की, जो भी जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें अगर कोई भी बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसका इक्वल पे नहीं मिलेगा। उसको हम कहीं ना कहीं उसका अलग से जो ओटी लगता है, ओवर टाइम जिसे हम बोलते हैं, उसका पैसा दिया जाता है। मतलब कोई भी सरकारी हो या निजी निकाय हो, वो कभी भी किसी से फोर्स लेबर नहीं कर सकती है, चाहे वो संगठन हो, उसको कुछ ना कुछ पैसा देने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो बेगैर का मतलब भी समझना ज़रूरी है आप लोगों को, और ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग समझना ज़रूरी है। ट्रैफिकिंग क्या होता है? देखो, अगर आप लोग क्लास 12th का पढ़ेंगे ना, तो एक बंदा था, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्पेशली वो अपने वहाँ से गुलामों को ख़रीद के लाया, और जब उसने मोहम्मद बिन तुगलक को दिया क्या कहते हैं गुलाम, तो मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गुलामों को उस समय खरीदना और बेचना लीगल समझा जाता था, और जितने ज़्यादा गुलाम लोगों के पास होते थे वो गुलाम उसी के लिए काम करता था। तो सोचिए, कोई गुलाम अगर बना है या कोई खरीदा या बेचा गया है, तो कितना ज़्यादा, अगर हम नैतिकता को, मानवीय नैतिकता को देखें तो कितना गलत है। सोसाइटी पे कितना ज़्यादा गलत है कि किसी लड़की को खरीदा और बेचा जा रहा है। आज की डेट में जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो वो लीगल नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि किसी लड़के और लड़की को या बूढ़े बुजुर्ग को या बच्चे को आपने खरीदा या बेचा, तो ऑफकोर्स ये बिल्कुल लीगल नहीं है, बिल्कुल इलीगल है। रोम की सोसाइटी में जब रोमन कल्चर था, जब अगस्टस का टाइम पीरियड था, तो उस समय स्लेव ब्रीडिंग जो थी वो स्पेशली होती थी। मतलब एक स्लेव मैन और एक वुमन को खरीदा जाता था, ताकि उनकी शादी कराने में, तो उनसे बच्चा पैदा हो, उनको गुलाम पैदा हो। तो ऐसा सिस्टम था। तो ऐसी एक बार किसी को खरीद के प्रोस्टिट्यूशन नहीं बना सकते, ये सब व्यवसाय वृद्धि बोलते हैं, ये नहीं करवा सकते इंडिया के अंदर। दूसरा, आप किसी खरीद के देश दासी नहीं बना सकते कि आपने उसे रख लिया, खरीद लिया, जो बुराया बेच लिया। इवन आप किसी को गुलामी की चीजों में नहीं जो कर सकते, किसी को खरीद के, किसी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बिल्कुल गलत है। आज की डेट में इंडिया के अंदर कहीं कहीं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पर ये लीगल नहीं है। कई फिल्मों के अंदर भी देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर अगर कहते हैं ह्यूमन्स को लेकर जा रहे हैं दूसरी कंट्री में शादियों के लिए, तो इलीगल एक्टिविटीज करवाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन
प्राकृतिक एरिया के अंदर अलाउड नहीं है। दूसरा बॉन्डेड लेबर क्या होती है, बॉन्डेड लेबर तो आप सभी ने देखी होगी। बॉन्डेड लेबर का मतलब ये होता है कि आपने किसी को काम करने को रख तो दिया लेकिन आप उसको पैसा नहीं दे रहे, तो ये चीज क्या होता है बॉन्डेड लेबर, जिसे हम बेकार की मजदूरी बोलते हैं। और ऑफकोर्स इंडिया के अंदर हमने हमारी सरकार ने इस चीज को खत्म करने के लिए किया। पुराने जमाने में आपने देखा होगा जमींदार जो होते थे वो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी करवा लेते थे लोगों से और उनको पैसा नहीं दिया करते थे, क्योंकि बाहुबली किसी के वो लोग हुआ करते थे। सरकार ने इसको खत्म करने के लिए अलग अलग समय के स्टेप लिए, विच इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। तो 1556 के अंदर इमोरल ट्रेड एक्ट, अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1976 के अंदर बंधुआ मजदूरी अधिनियम, उसके बाद 1976 के अंदर समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो ये जो अधिनियम बनाए गए थे ये इसलिए बनाए गए थे कि कोई भी बंदा काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको पैसा मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने 24 सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज या हाई टेम्परेचर। मतलब हमने स्पेशली बाल संशोधन या बाल श्रम संशोधन अधिनियम बनाया 1986 के अंदर। हमने बनाया इसलिए कि 6 से 14 साल के बच्चे को हाई टेम्परेचर या ऐसी जगहों के अंदर काम करने के लिए ना मजबूर करा जाए जिससे उसका फ्यूचर या उसका फिजिकल जो एक्टिविटी बॉडी है वो ख़राब हो रही हो। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि बच्चे तो भाई एड्स के अंदर आते हैं, बच्चे तो फिल्मों के अंदर भी आते हैं, तो वहाँ उनका शोषण नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो कूल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जबकि शोषण वहाँ हो रहा है जहाँ पे उसको कम पैसे भी दिए जा रहे हैं और ज़्यादा काम भी लिया जा रहा है, जो बिल्कुल इलीगल है। आपने देखा होगा कि जब लंदन में, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 9 चैप्टर के अंदर, कि जब लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो किस तरीके से छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता था, संडे संडे भी काम करने के लिए उनको बुला लिया जाता था। कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी जो रिकॉर्ड में भी थी, लेकिन ऑफकोर्स उनके ऊपर, फैक्ट्री ऑनर्स के ऊपर कोई कुछ स्टेप भी नहीं लिया जाता। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल हमारे 23 और 24 बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एंड आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 के बीच में, देखो अगेन आई एम सेइंग, ऐसे याद रखना पड़ेगा, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28। अब 25 से 28 के बीच में हमारे पास धर्म से संबंधित बहुत सारे क्या कहते हैं आर्टिकल्स दिए हुए हैं। नंबर 25वां देखते हैं, टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को प्रचारित करना और उसका प्रचार करने का अधिकार आपके पास है। इंडिया के अंदर आप देखते हो कि हर एक धर्म अपने आप का डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करता है। क्रिश्चियनिटी अलग तरीके से प्रचार कर रही है, सिखिज़म अलग तरीके से प्रचार कर रही है, हिंदुज़म अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और मुस्लिम जो है वो भी अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार करते वक्त हम किसी को कुछ कहते हैं? नहीं। कारण यह है कि भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 50 यही कहता है, तो आर्टिकल नंबर 25 यही कहता है कि किसी भी बंदे को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। दूसरा, किसी भी बंदे को आर्टिकल नंबर 26 के तहत धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। मतलब आप अगर चर्च जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप मंदिर भी जा सकते हैं, आप गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, आप मस्जिद भी जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म के अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आपको चेंज करना है धर्म, आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल में दिया हुआ है। दूसरा, आर्टिकल में 27 ये कहता है कि अगर किसी धर्म को प्रमोट करना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखिज़म हो, उस धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार आपसे पैसा नहीं लेगी। तो आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है। आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड, ओके, ये 28 होना चाहिए था, ये 28 होना चाहिए था, 27 ही है, 28 होना चाहिए था। ये क्या है दोस्तों, कुछ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आपको पता होगा अधिकार है सभी लोगों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगहों पे ना ऐसे स्कूल हैं, जैसे मदरसा होता है, मदरसा के अंदर स्पेशली लोगों को आयत पढ़ाई जाती है, तो ऑफकोर्स वो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा है कि आर्टिकल नंबर 28 बोलता है कि आप पढ़ा सकते हो। गुरुद्वारे के बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे बच्चों को स्पेशली जो सिख लैंग्वेज है, सिख भाषा है, वो सिखाई जाती है ना। तमिलनाडु कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को स्पेशली संस्कृत पढ़ाया जाता है, तेलुगु पढ़ाई जाती है, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन ये कुछ इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है जो प्राइवेट वाला हो, लेकिन जो सरकारी है, जो सेंट्रल है, जो सरकार के फंड से चल रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा जो आर्टिकल नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि कुछ संस्थान जो है धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं और उनको देने का ये पूरी तरीके से अधिकार हमें देखने को मिलता है।
अब आर्टिकल नंबर 29 और 30 की बात करते हैं, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर हिंदी नॉर्थ में बोली जाती है, साउथ में ज़्यादातर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तेली भाषा भी बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो पता नहीं कितनी सारी भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो मतलब हम लोग भारत के अंदर अपने ही भारतीय लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकें। तो ये कैसा मुझे लगता है सेकुलरिज्म हमें देखने को मिल रहा है। तो जब आप आगे डीपली पढ़ेंगे तो आपको और डीपली चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, लेकिन हाल फिलहाल आप बस इतना समझिए कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 ज़्यादातर उन लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, और वो अपने कल्चर को, भाषा को, शिक्षा को, एजुकेशन को, ड्रेसिंग सेंस को, खाने को, सबको बचाना चाहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 29 यही कहता है। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि अगर कोई संख्या में माइनॉरिटीज़ होता जा रहा है और उसको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाना है, और तो वो बचा सकता है, प्रमोट कर सकता है वो। दूसरा, वो अगर कोई ऐसे लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, संस्थान खोलना चाहता है, तो वो खोल सकता है। दिल्ली के अंदर एक जूइश कम्युनिटी है जिनको लगता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी संख्या ना के बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने, क्योंकि वी आर सेकुलर, हमने ये तक कह दिया है कि ऐसे लोग भी जो संख्या में परसेंटेज में नहीं नंबर में बचे हुए हैं, तो वो अपने लोगों को बचाने का या उनकी लिपि, उनकी भाषा, उनके कल्चर को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो ऑफकोर्स हो रहा है। आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी था दोस्तों, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटा के इसको 1978 में स्पेशली एक अमेंडमेंट करा गया था। और अमेंडमेंट जो है दोस्तों वो कौन सा था, आर्टिकल नंबर 44 अमेंडमेंट करा गया, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के बाद इसको लीगल राइट बना दिया गया। यानी कि अगर इसको आर्टिकल नंबर 31 से हटा दिया गया तो इसको कौन से आर्टिकल में डाला गया होगा, वो मैंने 3 लिख दिया, सॉरी। आर्टिकल नंबर कौन सा है उसे आप फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा आर्टिकल अभी बन गया, क्योंकि अभी वो लीगल राइट है। लीगल राइट मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई है, आप उस पर क्लेम कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे फादर के साथ मुझे मिलेगी, पर अब ऐसा नहीं है, फादर किसी और को भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लीगल राइट। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आई होप आपको बहुत डीपली आर्टिकल समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते रहिएगा। आदाब रहे, गाजियाबाद रहे, खुश रहे, खुश रहने दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।